बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नाहिद बेग है, लीगल एडवाइस के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी हो रही है उसमें क्या वजूहात हैं और क्या मेन कॉजेज़ हैं जिसके साथ ये सारी की सारी मेन सिटीज़ हैं हमारी, वो सारी इसमें कैप्चर हो रही हैं। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले ये हमारे मुल्क में होती थी फॉग, जो कि बहुत ही रोमांटिक होती थी, बड़ी खूबसूरत होती थी। इसको लोग बल्कि खुशियाँ इसमें मनाते थे, बाहर जाते थे, टी कॉफ़ी जो है बाहर बैठ के इसमें पीते थे। लोग जॉगिंग स्पेशली करने जाते थे कि इस फॉग को मिस नहीं करना चाहते थे, इसका बड़ा इंतज़ार होता था। और फॉग की जो तर्जमा है उसको हम कह सकते हैं कि धुंध। लेकिन अब फॉग जो है वो इस तरह से डिटोरिएट होकर स्मॉग में ट्रांसफ़र हो गई है। अब स्मोक का उस तरह तो मुझे ट्रांसलेशन नहीं आती, लेकिन आप इसको अंधाधुंध कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लाहौर स्पेशली जब स्मोक नहीं थी और खाली फॉग थी तो लाहौर की क्या प्रेजेंटेशन थी। वॉच दिस। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहतों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का, खेलों का रंग। हर रंग में है लाखों खुशियाँ, खामोशियों में भी इसकी एक शोर है। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर। फवारे भी यहाँ, मस्जिदें गुरुद्वारे भी यहाँ, चस्के भी सौगातें भी यहाँ, मीठे भी चटखारे भी यहाँ, दौड़ती भागती सड़कें भी यहाँ, रावी नहर किनारे भी यहाँ, भांत भांत के परदेसी यहाँ बसते हैं सब प्यारे भी यहाँ, सर्दी भी यहाँ, गर्मी भी और मौसम बाकी सारे भी यहाँ, डफली बजे से आ सकती, कहीं ढोल कहीं नक्कारे, खत्म करते वीडियो को। यहाँ दाता अली हजवेरी भी, यहाँ दाता अली हजवेरी भी। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। ये गंभीर भी है, ये मिनटों की जागीर भी है। एक ख्वाब था शायर मशरिक का, उस ख्वाब की ये ताबीर भी है। ठहरा ठहरा जारी सारी तस्वीर भी है, तहरीर भी है, तस्वीर भी है, तहरीर भी है। ये इल्म हुनर का गहवारा, तफसील भी है, तफसीर भी है। लाहौर से हमको इश्क भी है, लाहौर हमारी हीर भी है। दुश्मन के लिए है सरहद भी, ये ढाल भी है, शमशीर भी है, ये ढाल भी है, शमशीर भी है। सब शहर की बातें करने का, सब शहर की बातें करने का, सच पूछो तो सुन लो मजा कुछ और है। ये लाहौर है, ये लाहौर है। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि लाहौर कितना खूबसूरत था, जगमगाती सितारों की तरह रोशनियां सारी नज़र आ रही थी।
एक जिंदगी आपको नजर आ रही थी, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, तमाम, कितनी खुशियां थी। लेकिन अब इन सब को क्या हो गया? क्या वजह है कि स्मोक के क्या इफेक्ट्स हो गए हैं इसके ऊपर? स्मोक ने क्या क्या नुकसानात हमारे माहौल पे डाल दिए हैं, और जो स्मोक की वजह से क्या कुछ जो है हमारी इंसानी ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्मोक ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि कनाडा में भी 2012 में जब इस पे ऊपर रिसर्च की गई तो उसके बड़े बड़े शहर जो हैं इसके लिपेट में आए हुए थे, जिसमें वैंकूवर भी था और मेरा ख्याल है कि टोरंटो भी इसी में शामिल है। और इसकी मेन वजह थी एयर डिस्पर्शन, और इससे उनका टूरिस्ट बहुत मुतासिर हुआ। इवेंचुअली उन्होंने जो है इसके ऊपर बहुत काबू पाने के लिए ना सिर्फ एयर फिल्ट्रेशन की वहाँ पे अहकामात शुरू कर दिए, बल्कि उन्होंने ये भी एक जो है ट्री प्लांटेशन के साथ वो ट्रीज लगाने शुरू कर दिए जिसके साथ हवा ज़्यादा से ज़्यादा साफ हो सकती है, और किसी भी किस्म की एयर पोल्यूशन जो वहाँ पे क्रिएट कर सकती है इंडस्ट्री या ब्रिक लेन ये वो वहाँ से उन्होंने हटा दी नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं, हमारा हमसाया मुल्क जो है वो इंडिया के जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो है दिल्ली। उसमें इस कदर ये इमिशंस हो रही हैं मुख्तलिफ, ना सिर्फ केमिकल्स की, स्मोक की, फ़िज़ाई आलूदगी के हर किस्म की वहाँ पे इमिशंस आ रही हैं, जिसने ना सिर्फ हवा को जहर आलूदा बना दिया है, ना इंसानों के लिए ही नहीं सिर्फ जानवरों के लिए भी, और इस पे वो अभी तक काबू नहीं पा सके हैं। अब आ जाते हैं चाइना जो इतना बड़ा मुल्क है वो अभी तक इस पर काबू नहीं पा सका, बेशक कि वो बहुत ज़्यादा इंतज़ामात इसके ऊपर कर रहा है। अब हमने देखना ये है कि हमारा मुल्क इसमें क्या कर रहा है। हम बतौर एक शहरी के, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते स्टेट के साथ साथ हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं, और इसको आगे ले जाते हैं इसी बात को, तो देखते हैं कि हमारा कानून इसके सिलसिले में क्या कहता है। आज इस स्मोक के सिलसिले में जो हमारे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और इसमें अपनी राय देंगे कानूनी और माहिराना, उसमें सबसे पहले हमारे जो मोहतरम साथी हैं वो हैं ज़फ़र कलानूरी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और मीडिएशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। रैदर ही वाज द मेन फोकल पर्सन जिन्होंने मीडिएशन का आइडिया यहाँ पे फ्लोट किया। ही इज़ आल्सो एडवाइज़र टू द चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, और लम्स में ये पढ़ाते हैं। मेरे ख्याल है स्टूडेंट्स के तो बहुत ही दिल अजीज़ उस्ताद होंगे, और बहुत खूबसूरत शायरी भी करते हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर इजहार अहमद चौधरी साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के ये सदर हैं। इनसे हम पूछेंगे कि इंसान के ऊपर, तमाम इंसानों के ऊपर इसके क्या जो है मुज़र असरात हो रहे हैं स्मोक की वजह से। साथ ही हमारा साथ देंगी मैडम सईदा उज़मा गिलानी साहिबा, एनवायरनमेंट पे काम करती हैं, शी इज़ एन एडवोकेट और एनवायरनमेंट पे ही उनकी स्पेशलाइजेशन है। सर वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी ज़फ़र कलानूरी साहब से कि आप बताइए सर कि क्या मेन फैक्टर्स हो सकते हैं, जबकि हुकूमत पंजाब का ये ब्लेम है कि इंडिया जो है अपनी फसलें काटने के बाद उनके जो रेजिड्यू हैं उनको आग लगा रहा है और उसका धुआं यहाँ आ रहा है। क्या ऐसी ही बात है? क्या हमारे मुल्क में पहले तो इस तरह का स्मोक नहीं होता था, तब भी तो इंडिया यही फसलें काटता था, ये अब क्यों इन्होंने ये क्या अपने आप को बचा रहे हैं ज़फ़र साहब? शुक्रिया। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये स्मोक है क्या चीज़। दो अल्फाज हैं, स्मोक और फॉग। इन दोनों की अमलगमेशन से 20वीं सेंचुरी के अंदर अंग्रेज़ी लुगत ने एक नया लफ्ज़ स्मोक देखा, और ये लंदन से शुरू हुआ। और लंदन में वजह ये बनी थी कि उन दिनों के अंदर ये जो पावर सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी कोल का इस्तेमाल हो रहा था, और घरों में भी हीट अप करने के लिए कोल का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये हुआ कि ये जिस तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो फ़ज़ा के अंदर आई, और अगर मौसम, एक तो ये है कि नमी होनी चाहिए, और बाज़ सूरतों में सन के साथ मिलके एक रिएक्शन होता है खुश्क फ़ज़ा के अंदर भी, और ये ऊपर जाने की बजाय एक लेयर बन जाती है जो कि बड़ी डेंजरस है, जिससे बहुत सारी बीमारियां आई। तो उन्होंने इसको बड़ा सीरियसली लिया था और उस पर उन्होंने रूल्स बनाए। पहले तो उन्होंने ये डिस्कार्ड कर दिए थे कोल के प्लांट में, इस पर बाद में आ रहा हूँगा कि हमने जो दुनिया में चीज़ें ख़त्म हो गई, हमने थैंक्स टू चाइना, उन्होंने यहाँ पे वो वाली टेक्नोलॉजी लाए, और अभी जो साहिवाल वगैरह के साथ होने लगा है, और आपकी फसलों को जो नुकसान पहुँचेगा, और हमारे ये जो जानवर भी गाय वगैरह हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह थी। फिर कैलिफोर्निया के अंदर जो है स्मोक की एक दूसरी काइंड आई जो ब्राउन काइंड की होती थी,
और वो भी इंडस्ट्रियल एमिशंस की वजह से और बहुत ज़्यादा गाड़ियों का जो धुआं है इसकी वजह से ये एक लेयर बन जाती थी। और ये जो लेयर है ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये धुंध की तरह कोई सेहतमंदाना चीज़ नहीं है जिसे एंजॉय करें। बेशुमार बीमारियां डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये आपको बताएंगे, लंग्स से रिलेटेड, इवन हार्ट रिलेटेड, और इससे बेशुमार अमवात हुई हैं। इंग्लैंड में एक वक्त में कुछ 400 अमवात एकदम हो गई थी। अब दुनिया के बड़े बड़े शहर जिनमें बीजिंग भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है, और मुझे ये बात कहने दीजिए, हम बार बार सारा ब्लेम जो है वो अक्रॉस दी बॉर्डर लगाते हैं, वो पार्टली करेक्ट है, पूरी बात करेक्ट नहीं है, क्योंकि लाहौर दुनिया के 10 मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में आ गया है। हमारे पास तो मापने का आला नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं कि जी सिर्फ वो जलाने की वजह से फसलों को ये हो गया, आजकल ये सीजन नहीं है, वो बहुत पहले जल चुका, ये एक रीजन है। दिस इज नॉट दी ओनली रीजन। रीजन क्या है? लाहौर में जितनी आपने ग्रीन एरियाज थे उसके ऊपर आपने हाउसिंग सोसाइटियां बनानी शुरू की हुई हैं, आप दरख्त काट रहे हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस जब आप डिस्टर्ब करेंगे, अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत जमीन के ऊपर दरख्तों की एक जगह है, जानवरों की भी एक जगह है, इंसानों की भी जगह है, हमने ओजोन लेयर का बेड़ा गर्क कर दिया, हम इस बारे में सोच नहीं रहे। और ये इकदाम बड़े सीरियस लेने के हैं, उनमें बहुत सारी बातें, हम इसके ऊपर आएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी आसानी से हम उनकी कोर्ट में ये बॉल रख दें। ये पिछले साल से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन चल रही है, अभी तक आज भी ये केस लगा हुआ था। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई हुई कि हमने क्या करना है और हमारी जो है डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। जी सईदा उस्मा गिलानी साहिबा, आप बताइए इस सिलसिले में कानून क्या कहता है? बहुत हमारा एनवायरनमेंट का कानून क्या कहता है? बहुत शुक्रिया मैडम कानून को इस वक्त देखने का, क्योंकि जो मामलात हम देख रहे हैं कि आप और मैं अगर हम कानून की निगाह से ना देखें, हम आम शहरी की निगाह से देखें, तो तब भी हमें ये समझ में आती है कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट एक शहरी के साथ है। वो ये देखेगा कि मुझे इसका नुकसान हो रहा है। कानून हमारे अंदर दो तरह के काम करता है। एक तो वो हमें आगाही देता है, आगाही के जरिए हम प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं, और दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि नुकसान हो जाए और उसके बाद फिर आप सजा देने की तरफ आ जाएं, पकड़ दकड़ करें, ताकि आगे आने वाले वक्त में वैसा ना हो। और मैं बड़ी हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, मैं यही पे आ रही में क्या काम? मैडम मैं यही आपको बता रही हूँ कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1997 में हमारे पास आया है, पीपा एक्ट के नाम से, उसके अंदर 97 के अंदर ही कोई 22 से ज्यादा अमेंडमेंट आ चुकी हैं, और अब 2012 तक हम मुसलसल हमें चेंज लानी पड़ रही है। क्यों लानी पड़ रही है? क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस का वो लेवल जो आना चाहिए वो सिर्फ तालीम के जरिए आ सकता है। जब हमारे यहाँ माशरे का एक बड़ा हिस्सा तालीम से ही नाबल्द है, तो वो किस तरीके से आप वो कवानीन बना के उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे? नहीं, हमारे कानून में क्या ये इजाज़त है कि फर्नेस जो है इर्द गिर्द अर्बन एरिया के लगा दें, ब्रिक लेन जो है वो उनकी जगह मखसूस होनी चाहिए। जो दरख्त काटे जा रहे हैं उनकी क्या इजाज़त है? क्या हमारी जो स्टील रिरोलिंग मिल्स अर्बन एरिया और स्पेशली सिटीज़ के अंदर है, क्या उसकी इजाज़त है? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि हमारा जो है एक्ट है वो क्या कहता है, कहाँ कहाँ पे प्रोहिबिशन है? एक्ट हमारा बहुत ही कोशिश करता है थ्रू EPA, यानी जो हमारी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे काम करते हैं। आप प्रोविंशियल का बता दें। हाँ जी, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी हमारे लिए सबसे पहले ये होता है कि हम जो भी काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी आपने इंडस्ट्रियल काम करना है, कमर्शियल काम करना है, इवन के डोमेस्टिक आपने कोई काम करना है ऐसा जो कि मुख्तलिफ है, एक आम पैटर्न बनाए, वैसे तो आप इजाज़त के बगैर काम नहीं कर सकते हैं। अभी आपके सामने ऑरेंज लाइन का मामला सबसे पहले है। आप EPA से जब अप्रूवल ही नहीं लेते एनवायरनमेंट की और एनवायरनमेंट असेसमेंट ही नहीं करवाते, हम IE की बात करते हैं या IA की बात करते हैं कि पहले आप वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ले लें, वो एनवायरनमेंट एजेंसी पहले आपको अप्रूवल दे दे और फिर आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम। तो आपका ख्याल है कि जो हमारे शहर के इर्द गिर्द भट्टियां लगी हुई हैं या लोगों ने फर्नेस लगाई हुई हैं, ये इलीगल, हमारा क्या ये लीगल है? क्या इन्होंने? हमारा बिल्कुल लीगल नहीं है, इलीगल है, लेकिन जो प्रोसेस है इनको पकड़ने का, उसमें एक तो हम कानूनी एजेंसियों पे जाके वो जाएं और जाके वो अपने तौर के ऊपर एक्शन लें, एक तो तरीक़ेकार ये हो गया। दूसरा, जो हमने EPA के कवानीन को पढ़ा या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को जब ये लॉन्च हुआ है, तो हमें ये समझ में आती है कि इसमें सबसे बड़ा स्टेक इन्वॉल्व है आम शहरी का, और आम शहरी के राइट रखता है। स्टेट का भी तो कुछ काम है ना। स्टेट मना करे कि जगह जगह टायर ना जलाए जाएं, मैडम कि आम शहरी आता है फटाफट जला देता, क्या उसको जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए? आपको मैं यही बात बताने लगी हूँ कि ये जो हमारे पास एजिटेशन के तरीके हमने अडॉप्ट कर लिए हैं,
और उसमें हम ये नहीं सोच रहे कि ये जिस जगह पे हम खड़े हैं सबसे पहले वो एजिटेट करने वाले इनहेल कर रहे हैं उसको और उनको नुकसान हो रहा है। हमारी पब्लिक अवेयरनेस ना होने की वजह से। जफर साहब, आपको पता है कि जो लाहौर, ये इस्लामाबाद में उन्होंने 200 के करीब जो है जवान दरख्त, 30-30 साल पुराना दरख्त 200 के करीब काट दिया। जी, आप लाहौर की बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद की। आप इस्लामाबाद में काट दिया। लाहौर में जो काटे थे इन्होंने वादा किया कि एक ही जगह 3 लगाएंगे, कहाँ लगे? और ये सारी कंक्रीट बना दी है, सारी की सारी ऑरेंज लाइन, और ये जो मेट्रो बस चलाई है, इसकी जो हीट जनरेट हो रही है, अंदाजा लगाएं कि उससे यहाँ का मौसम किस तरह का खराब हो रहा है। तो किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन है नहीं जी। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं डॉक्टर इजाज़ चौधरी साहब को, इजाज़ अहमद चौधरी साहब को ज़हमत दूं, मैं दिखाना चाहती हूं आपको ये फुटेज के स्मोक के साथ इंसानों पे क्या असरात हो रहे हैं। वॉच दिस। जी डॉक्टर साहब, आपने देखा ही होगा कि लोगों की आंखों में किसी मिर्चें लग रही हैं, किसी ने जो है रुमाल से अपना नाक ढांपा हुआ है, और सूरज जो है वो बजाय अपने धमकने के, चमकने के, वो इस तरह नज़र आ रहा था जैसे रात का कोई चांद हो। और जब चांद को देखें तो बेचारा जर्दी माइल ऐसे नज़र आता है जब थक हार के आया हुआ हो। तो आप बताइए कि ये हमारे इंसानों के ऊपर इसके क्या असरात हैं, क्या डिजीज़ जो हैं वो आजकल इसकी वजह से फैल रही हैं? देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर आपने खुद भी महसूस की होगी कि ये अनयूजुअल और एबनॉर्मल हमारा फिनोमेना है। हम थोड़ा सा जो माजी में हमारा एक तरह का फॉग का फिनोमेना था, उसमें हम प्लेजेंट फीलिंग्स के साथ चीज़ों को एंजॉय किया करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सीज़न से हम इसकी शिद्दत में ग्रेजुअली इजाफा भी देख रहे हैं। और एक चीज़ जो एज ए डॉक्टर मैं आम फहम में लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुदरत ने जो हमारे जिस्म के अंदर सेंसर लगाए हुए हैं इसकी वेलबींग, इसकी मेंटेनेंस के लिए, वो इतने ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं कि आप इस फिनोमेने में देखते हैं कि थोड़ी सूर बाहर निकलने के बाद आपको लगता है जैसे हमारा दम घुट रहा है, या हमारी आंखों में एकदम से मिर्चें लगनी शुरू होगी। जो हाइपर सेंसिटिव लोग हैं उनकी जिल्द के ऊपर भी हमने असरात देखे हैं, और जो खुदा न खास्ता ऑलरेडी एस्थमेटिक है या खुदा न खास्ता जो ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट है, उसका हम कहते हैं कि कंप्रोमाइज सिस्टम में वो चला जाना ये इमिनेंट हो जाता है। उसमें हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि हमने कहा कि जो वाइटैलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करती है, और हमें उसके सेंसर्स बताते हैं कि ये को बहुत ज़्यादा फैटल किस्म की हमें एकदम से घुटन की सूरत में, जलन की सूरत में, या हम कहते हैं कि एट टाइम्स टाइट डिफरेंस के तौर पे बहुत ज़्यादा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये 3 चीज़ें हम जो इस वक्त अभी तक एनवायरमेंट्स के 2 माहिरीन के हवाले से देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं कि ये केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं। और आजकल जो स्मॉग का फिनोमेना है, इसमें जितनी चीज़ों में मेरे भाई ने पहले जिक्र किया है कि जो भी इसकी मुहर्रकात हैं, टायर जलाने की सूरत में कह लें, या हम कहते हैं इवन जो हमारी अपनी जो व्हीकल्स का एमिशन टेस्ट्स होते हैं उसका हम ले लें, या हम कहते हैं कि इससे हट के जो हमारे हमसायगी वहाँ पर हमने कहा कि वो सबसे आसान तरीका रखते हैं कि अपना अनाज ऊपर से ले लेते हैं, बाकी खड़ी फसलों को आग लगाते थे। इसका आज से 2 साल पहले इससे भी ज़्यादा शदीद फिनोमेना था, और हमने बाकायदा सफारती लेवल पे भी कम्युनिकेट किया था कि इट्स नॉट लिमिटिंग योर टेरिटरी बट एक्सटेंडिंग टू आवर्स एज वेल। तो उस वक्त हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुए थे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम से मैं कॉमन मैन को ये पैगाम ज़रूर दूँ कि अनफॉर्चुनेटली हम बहुत हेल्दी सोसाइटी के तौर पे इमर्ज नहीं कर सके, लेकिन हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि जब हम अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो एज ए पेरेंट्स हमें उसकी शिद्दत, उसका कोई कंपैरिजन मैचलेस सूरत हमें नजर आती है। तो हम इसको कंपाउंड कर लें, पूरे माशरे तक ले जाएं
कि इसी मुआशरे के अंदर ये एक जनरलाइज स्टेटस है कि यहाँ पर हम ये समझ लें कि यहाँ इसी मुआशरे इसी फिजा के अंदर हमारे बच्चों ने भी सांस लेना है। अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से किसी घर में बॉर्न एस्थमेटिक आ गया, या हम कहते हैं कि इस तरह की एलिमेंट्स के साथ पेशेंट आ गए, बच्चों की सूरत में आ गए, तो जो सबसे प्रोन है इस वक्त वो बच्चे ही हैं। इसका मतलब जो अभी अनबॉर्न बच्चे हैं, मतलब प्रेग्नेंट यकीनी तौर पे उसकी माँ की, सेहतमंद माँ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये सबसे फिजा का जो आलूदा होना सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, जो माँ के लिए भी और उससे बढ़ के उसके बच्चे के लिए जिसने अभी जन्म लेना है। तो डॉक्टर साहब, एयर डिस्पर्शन से क्या मुराद होगी? ये जो कहते हैं ना कि जी एयर डिस्पर्शन की वजह से स्मोग आ गई है, या ये भी कहा जा रहा है कि जी ये जो व्हीकल्स हैं इनका जो धुआं निकल रहा है, ये जो गाड़ियों का, रिक्शों का, इसकी वजह से ज़्यादा स्मोग आ गई है। तो भाई पहले भी तो यही ट्रैफिक थी ना यहाँ शहरों में। देखिए, हमने इम्बैलेंसिंग देखी है कि जो कुदरत ने हमारे पास, जैसे अभी भाई ने कहा कि जो दरख्त थे कुदरत ने इसी मकसद के लिए, इंसान अल्लाह की अशरफुल मखलूक का दर्जा रखता है, इसलिए उसने इसकी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा प्राइम रखा है कि उसके साथ साथ ये पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम साथ ही रख दिया कि उसने दरख्तों की सूरत में, जिसे हम समझते हैं कि जहाँ पे दरख्त ज़्यादा उगाने का एक नारा कभी हमने सुना था, और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक का हमने नारा देखा कि ऑलमाइटी ने वो हमारी इस फिजा को साफ करने के लिए को नाइट्रोजन साइकिल का जो एक हमें बहुत नेचुरल गिफ्ट की सूरत में हमें सबसे बड़ा तोहफा अगर दिया है कि वो फ्रेश एयर का जो कॉन्सेप्ट आता है वो इन दरख्तों के अंदर जो नाइट्रोजन साइकिल है उसके हवाले से आता है। अनफॉर्चुनेटली हमने जो अर्बनाइजेशन का एक फिनोमेना देखा है उसमें हमने जितनी भी एजेंसियां बनाई हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इसको जरिया मुआश के तौर पे, अल्टरनेट के तौर पे, दिहाड़ी लगाने के तौर पे इसको ले लिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम से मैं उन तमाम दोस्तों को जो किसी भी वजह से, किसी भी मजबूरी की वजह से उसमें आगे हैं, वो ये देखें कि अब ये जनरलाइज सोसाइटी जौन सी इसमें सफर करती है उसमें उसके अपने बहन भाई भी शामिल हैं, उसके माँ बाप भी शामिल हैं, और उसके बढ़ के उसके बच्चे भी शामिल हैं। स्टेट का काम नहीं था, इसमें कोई शक नहीं, ये स्टेट का काम है। लेकिन मैं और इमरजेंसी भी नाफिज करनी चाहिए थी उसे हॉस्पिटल्स में। ये आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन इससे हट के हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि बुनियादी तौर पे तालीम भी, एजुकेशन भी, हमारी इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी, ये सारे का सारा हमारे आइन के तहत स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जब इस प्रोग्राम में आपके साथ मुकालमे में हैं तो हम कॉमन मैन को ये जरूर कहें कि जब तक आप अपने मुतल्लिक खुद से नहीं सोचेंगे, खुद से इसके लिए कोई चीजों का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, ये आपके इलेक्टेड लोग या आपकी गवर्नमेंट, इनका जो अब चीजें खुलकर सामने आती हैं, मैं इस प्रोग्राम में उनको डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हम कहते हैं हम इसका आगाज करें आपके प्रोग्राम की अफादियत को आगे बढ़ाते हुए कि हम आगाज करें अपने घर से, कि अपने घर के अंदर ही हम प्लांटेशन का काम शुरू कर लें, हम अपने घर के अंदर ही सफाई का प्रोग्राम शुरू कर लें, और हम अपने जिम्मेदारी ले लें उन लोगों को जो इसको बिल्कुल लाइटली लेते हैं, और देहात के लोग खास तौर पे, क्योंकि उनकी फिजा वैसे ही जॉनसन माशाल्लाह वो एक ओपन एरिया होने की वजह से जो हमारी अर्बनाइजेशन का इफेक्ट हमें यहाँ शहर में रहते हुए इफेक्ट टॉलरेट करना पड़ रहा है, वहां नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा सा निगलेक्ट में जाते हैं। अवेयरनेस ना होना वो अपनी जगह, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर किसी को एक भी अच्छा पैगाम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दिया जा सकता है, दिस इज द आइडियल अरेंजमेंट टू डू इट। जफर साहब, मैं जफर साहब आप ही के पास आ रही थी कि मुझे पहले ये बताइए कि आपने जिस तरह पहले कहा था कि जितने दरख्त लगाने चाहिए थे वो नहीं लगाए, बल्कि उससे डबल ट्रिपल काट दिए गए, इसकी कोई प्लानिंग नहीं गई, और वो दरख्त काट दिए जो कि बहुत पुराने थे, मतलब एक सदियां पुराने दरख्त थे, वो भी काट दिए गए। किस वजह से? अब इसके लिए आइन हमें कहाँ तहफ़्फ़ुज़ देता है? हमारी माहौल का क्या बनेगा? बारिशें नहीं हो रही हैं इसी वजह से कि दरख्त काट दिए जा रहे हैं। मरी से इतना दरख्त काट दिया गया, सारे जो पहाड़ हैं उन बेचारों को डिमोलिश करके वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी आ रही है। जफर साहब, इसमें आप बताइएगा। जी, मैं ये समझता हूँ जी, गवर्नमेंट ने तो कमिट भी किया, इवन सुप्रीम कोर्ट के सामने कमिट किया कि हम लगाएंगे दरख्त, उन्होंने फिर वायलेशन की है। हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाना चाहिए, कोर्ट्स को जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमारी हेल्प करने के लिए, और जाहिर है कि हम सब इस अपनी हेल्प करने के लिए हमें ये करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं डॉक्टर साहब की बात से आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एक चीज़ है तालीम, एक है तरबियत। कुछ हम घर में भी आप लैक कर रहे हैं, अपने बच्चों को ये तरबियत दीजिए कि हम अपने घर का गंद जो है अपने घर के बाहर फेंकते हैं। अब बाहर के मुल्कों से लाके हमने सफाई वाले तो ले आए हैं, लेकिन उसकी बाद में डिस्पोजल कैसे होनी है, रिसाइकलिंग की जा सकती है। अभी आप देखें लाहौर में ये जो हमारा पुल है रावी का,
आप उधर देखें कि एक फिल्थ के अंबार लगे हुए वो हैं, ये सारा का सारा लाहौर का जो pollution ड्रेन बायस है और ये एनवायरनमेंट खराब हो रही है। फिर ये भी बात है, बाहर के मुल्कों में हुआ है कि उन्होंने जब ऐसा कोई मौका आता है तो आर्जी तौर पे लोगों ने गाड़ियां कम चलानी शुरू कर दी हैं ताकि कुछ तो हम ऐड ना करें। ये हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर लें। फिर कुछ लोग हैं वो गाड़ी शेयर कर सकते हैं। जब आप इतनी गाड़ियां लाते जाएंगे, इतने मोटर बाइक्स लाते जाएंगे, और फिर इनका फिल्ट्रेशन का सिस्टम करना चाहिए कि जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं उनको बंद कर दें। ट्रैफिक वालों को ये कहें कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड जिनके पास सर इसका भी तो लॉ है ना, लॉ है ना ऑलरेडी इसका। है। मैडम यहाँ पे फिटनेस का भी तो लॉ है ना। मैडम आप बताएं। मैडम मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी डॉक्टर साहब की बात में। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अभी दुनिया में नहीं आए हैं उन बच्चों का बड़ा राइट है हमारे ऊपर। हमारा एनवायरनमेंट में बड़ा लैंडमार्क केस है शैला ज़िया वर्सेस वापडा। उनके शैला ज़िया के घर के साथ वापडा का एक ग्रिड स्टेशन बन गया था और वो उस वक्त कंसीव कर चुकी थी। उन्होंने वापडा के उस ग्रिड स्टेशन के वहां बनने को चैलेंज कर दिया कि ये नहीं बन सकता बिकॉज कि ये कंडीशन मेरे बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है, और वो केस शैला ज़िया की फेवर में डिसाइड हुआ। वो ग्रिड स्टेशन वहां नहीं बन सका। काफी मशहूर केस है हाँ ये लैंडमार्क जजमेंट हमारी। मैं जो समझाना थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ जी शैला ज़िया केस के हवाले से। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की थी ये बात, तो इवेंचुअली वो ग्रिड स्टेशन बन गया। अनफॉर्चुनेटली वो मौजूद है इस्लामाबाद में। क्योंकि मैं खुद मेरे फादर और हम लोग इस्लामाबाद में ही हमारा घर है, हम वहाँ पे भी थोड़ा अर्सा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद जो पहले होता था अब वो इस्लामाबाद नहीं रहा। उस तरह की ग्रीनरी वहाँ पे नहीं रही जिस तरह पहले वहाँ पे पता चलता था। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड बोर और पिग्स और ये आम चलते फिरते नज़र आती थी कुछ ऐसे जानवर हमें वहाँ पे, और चिड़ियों की चहचहाहट जो हमें पहले पता चलती थी, जो सुबह सुबह एक गुनगुनाना उनका सुनाई देता था, वो अब उस तरह से नहीं सुनाई देता है। मैं ज़फ़र साहब से पूछना चाहूँगी, ज़फ़र साहब जब कुछ मंसूबे हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे बनाए मेगा प्रोजेक्ट्स, क्या उन्होंने एनवायरनमेंट को मद्देनज़र नहीं रखा? देखें ये मेरी बहन ने आपको बात बताई है, एनवायरनमेंट की ना कमेटीज बैठी ना अप्रूवल ली गई। ये जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये सरीहन वायलेशन हुई है, और इवन सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी ये केस भी इसीलिए पेंडिंग है कि वहाँ पे ये बात हो रही है कि गवर्नमेंट परवाह नहीं करती। अगर आपने एक महकमा बनाया, एक कमेटीज बनाई, तो आपने इमरजेंसी करके अगर उनको बाईपास ही कर देना है तो फिर कानून बनाने का कोई मकसद ही नहीं है। ये सरीहन वायलेशन है लॉ की। आप बताएं कि किस लॉ के तहत इन्होंने साहिवाल कोल प्रोजेक्ट जो लगाया, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो ज़फ़र साहब ने भी अभी बताया कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें दुनिया ने अपने ग्रीन एनर्जी को तरजीह दी है, और उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाती है, यानी कि धुआं, और ये स्पेशली चाइना ने कोल प्रोजेक्ट्स तो वैसे ही उसने बंद कर दिए हैं, वो मिलें बंद कर दी हैं जिसकी वजह से ऊपर जो ऐसे टॉक्सिक किस्म के फ्यूम्स निकल रहे थे, वो इंडस्ट्री बंद कर दी है जिसके टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा था। तो हमारे यहाँ तो वज़ीर आला साहब ने साहिवाल में एग्रीकल्चरल लैंड उसके ऊपर ये लगा दिया है जहाँ पे फिजिबिलिटी भी नहीं बनती, लॉजिस्टिकली भी वो बहुत दूर है। बल्कि वो नीली बार का इलाका मशहूर है जी, वहाँ की गाय जो है वो सबसे ज्यादा जो है दूध देती है। आप देखेंगे कि इवेंचुअली वो भी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। मैडम वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ जी, यहाँ पे एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि हमारे एनवायरमेंटल लॉज हमारी गवर्नमेंट की विल पे नहीं बने, ये इंटरनेशनल प्रेशर्स में हमने अपने एनवायरमेंटल लॉज बनाए हैं एज ए सिग्नेटरी, और हमें चूंकि हम उन सारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनके मेंबर हैं तो हमें उस लिहाज से बनाने ही बनाने थे। लेकिन अभी भी ये सीपैक के सिलसिले में हमें बहुत बड़ा थ्रेट है कि हमारे मुल्क में जो उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट्स आएंगे उसको हाईलाइट नहीं होने दिया जा रहा, और पब्लिक अवेयरनेस है नहीं है तो उसकी आवाज उस पर उठाई नहीं जा रही। से क्या हमारे एनवायरनमेंट पे होंगे जी? मैडम आप ये देखें कि कितनी ट्रांसपोर्टेशन होएगी, इफ द रोड इज गोइंग थ्रू पाकिस्तान, तो वो सारा जो हमारे मुल्क में एनवायरमेंटल लॉज के अंदर कोई फ्लॉ है या इम्प्लीमेंटेशन में फ्लॉ है, वो तो जो भी ट्रैफिक गुजरेगी वो फिट फॉर रोड होगी तो आएगी। मैडम ये तो अभी तक आप जितनी भी ट्रैफिक है उसके बारे में भी लॉफुली तो यही कहेंगी, लेकिन होता ये है कि एजेंसीज जो खासतौर पर गवर्नमेंट विल इज अ ग्रेट थिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यहाँ बेशक आप जितने मर्जी लॉज बना के रख दें, लेकिन अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, ये वो चीजें हैं जिसका गवर्नमेंट को नुकसान डायरेक्ट नजर नहीं आता इन शेप ऑफ एजुटेशन,
लोग उसके ऊपर वैसे उठ के खड़े नहीं हो जाते। नहीं अब मैडम ये बहुत अहम है जी, हमारे मुल्क के अंदर एहतजाज करना जो खत्म हो गया, जितनी मर्जी ज्यादती हो जाए, जब तक सिविल सोसाइटी बाहर निकल के अपने हकूक के लिए जद्दोजहद नहीं करेगी, इसी तरह जुल्म होता रहेगा। तो जफर साहब, स्टेट तो ये कहती है कि जी हमने जो काम करना था अब हम बेहतर काम करेंगे, लेकिन वो सारा ब्लेम इंडिया की तरफ दे देते हैं कि वहाँ से हवा ने इसको स्मोक को इधर कर दिया है, अदरवाइज वो अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हैं। नहीं सर, ये बड़ा कन्वीनियंट है जी इस तरह से कह देना, उनका प्रॉब्लम अपना होगा, लेकिन ये कहना कि एक जगह पे एक बात गलत हो रही है तो हम भी गलत कर रहे हैं। अगर वो बीजिंग के लोग जो हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम बनी है, दिल्ली के लोगों के लिए बनी है, अगर कैलिफोर्निया के अंदर ये प्रॉब्लम है, लंदन में प्रॉब्लम, मुझे अपनी प्रॉब्लम देखनी है, मैंने अपने मसले का खुद हल करना है, ये ब्लेम गेम से बात नहीं चलेगी। अच्छा, वैसे भी आपने जफर साहब आप देखिए, गवर्नमेंट बजाय इसके कि ट्री प्लांटेशन बढ़ाए, जो ये जैसे लेदर इंडस्ट्री का वेस्ट है उसकी ट्रीटमेंट प्लांट, ये वो उल्टा ही कह देते हैं मास्क पहन के निकलें, आंखों को ठंडा पानी दे। मेरी खुद आंखें इन्फेक्ट हुई हैं, इससे मेरा गला भी खराब हुआ है, ये वॉइस से पता चल रहा होगा। तो स्टेट का काम नहीं था कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स लेती? डेफिनेटली जी, उनको लेने चाहिए। और मैं पहले भी अर्ज कर रहा था, पिछले साल से पिटीशन पेंडिंग है, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास पेंडिंग है, आज भी लगी हुई थी, आज उसमें डेट ऑफ हियरिंग थी, और आज भी गवर्नमेंट की एजेंसीज दे कट अ वेरी सॉरी फिगर, और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा सख्त ऑर्डर पास किया कि आप एक साल से कह रहे हैं पॉलिसी, वेयर इज द पॉलिसी? पॉलिसी मुझे लगता है बनी ही नहीं। मैडम आप पॉलिसी देखें उस एड के अंदर, जिस एड में पब्लिक अवेयरनेस मैसेज आ रहा है, और उसका सेकंड लास्ट वाला मैसेज पढ़ें, उसमें ये कहा जाता है कि गाड़ियों के आप अपनी मुआयना करवाएं और गाड़ियों से एमिशन जो भी आपका फ्यूल एमिशंस आ रहे हैं उसको रोकें। क्या गवर्नमेंट को ये पब्लिक अवेयरनेस का मैसेज इस तरह देना चाहिए, या उसके ऊपर चलान, उसके ऊपर पेनल्टी, उसके ऊपर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी चाहिए? अच्छा जफर साहब, मुझे ये पता चला है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, कि 2-3 साल पहले जो पहले हमारा सुपर एक फ्यूल आता था, अब उसको एल्ट्रॉन नाम दिया, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से you hit the nail right in the head। होंडा कंपनी ने एहतजाज किया कि पीएसओ का और शेल का और टोटल वालों का पंप जो है उसके अंदर वो जो लेवल होता है मैग्नीशियम का वो बहुत ज्यादा है, इवन सारे के सारे इंजन भी खराब हो रहे हैं, वो कहते हैं गाड़ियां खराब हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये जो नया पेट्रोल आया वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो भी नहीं है, तो दिस इज समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। ऑल्सो जाहिर है उससे ज्यादा धुआं निकलता है। वो ठीक मैडम, एल्ट्रॉन एक्स, उसके बारे में ये है कि एल्ट्रॉन एक्स जो है वो नहीं है, क्वालिफाई नहीं किया करता उस स्टैंडर्ड पे, और साथ ही उन्होंने कह दिया कि एल्ट्रॉन प्रीमियम जो है दैट इज वैलिड एंड विल बी अप्रूव्ड। अब ये जो एक तो सर हमारी मिनिस्ट्री फॉर पेट्रोलियम क्या कर रही है? मेरे ख्याल सब अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और वो पहले तो ये शाहिद खाकान अपनी पूरी भी कोई भी नहीं करता। मेरा ख्याल है आइडिया ये होता है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग करके चलान करें, ये आइडिया नहीं होता कि चीजों को रिफॉर्म करें। ये आइडिया बिल्कुल नहीं है, लोगों को डिस्करेज करने का आइडिया जरूर है। तो तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, हम बतौर शहरी के भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। ये चीज है जो हम सबको इफेक्ट करेगी, आइंदा आने वाली नस्लों को। साहब ये जो पेट्रोलियम है ये शाहिद खाकान साहब के पास ही है ना अभी? आई थिंक सो। मैं भी इस पे थोड़ा सा मैं आपसे चॉइस साहब इससे ना प्रिवेंटिव मेजर्स लूंगी आपके ये जो स्मोक के सिलसिले में। मैं मैडम से पूछना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर पेट्रोलियम एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसके अंडर ये जो हम फ्यूल या ये जो एनर्जी, कंज्यूमेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी है ये चीज़ें लेते हैं, जिसमें ना सिर्फ डीजल एंड ऑल दैट, तो इसमें क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ? मैडम मैं अभी आपसे इससे थोड़ी देर पहले यही बता रही थी कि कोई भी चीज़ आती है, जब वो आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ अवेयरनेस लेवल पे आ रही है और प्रोटेस्ट आ रहा है, तो एल्ट्रॉन एक्स को एल्ट्रॉन प्रीमियम कह के आपको अलाउ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बड़े तबके का जो कि हुक्मरान तबका है या कहीं ना कहीं उसका लिंक आ रहा है बेनिफिट का, तो वो अलाउ हो जाता है। यानी आप कैमोफ्लेज कर लेते हैं, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस उस लेवल को टच नहीं कर रही है कि वो उसकी हकीकत को जान सके। रोक सको तो रोक लो। हाँ जी, आपको शॉपर के ऊपर बात करते हैं, हमारा एक केस बड़ा मशहूर है इसमें भी, कि शॉपर्स पे केस चला है कि प्लास्टिक बैग्स नहीं बन सकते, और वो एंड पे जाके क्लोज इस पे हुआ है कि नहीं, सिर्फ काले वाले शॉपर बैग्स नहीं बन सकते और उसके अलावा जो है वो ठीक है, इट्स नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली।
जिस सीमेंट फैक्ट्रियों के ऊपर बार बार जजमेंट्स आई हैं, वो जितनी पोल्यूशन क्रिएट करती हैं अपनी जगह पे है। ये कसूर के अंदर आपके सारे के सारे लेदर इंडस्ट्री के बारे में आज तक हम ये चीजें ठीक नहीं कर सके। कोई एक मसला हो तो बताएं। आप ये बताइए कि ये जो रिक्शा चल रहा है उसके अंदर जिस तरह से जिस तरह के धुआं आपको सरेआम नजर आ रहा होता है, और उसके बावजूद बात वहीं आ जाती है, आप ऐसी तमाम व्हीकल्स को बंद करें, उनका चलान करें। ये सिर्फ ये नहीं बताना कि जी ये धुआं छोड़ रही है। अगर कोई फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, अगर कहीं पे भट्टियां नाजायज लगाई हुई हैं, और इंसानों के साथ साथ हमारा एक हेरिटेज है। आप देखें कि ये हमने कोशिश की है, मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने 2 केसेस ऐसे किए हैं एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल के अंदर, एक लाहौर के शाही किले का और दूसरा शालीमार गार्डन्स का। ये इंटरनेशनल हेरिटेज का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो भट्टियां थी हमने रिमूव कराई, हाई टेंशन वायर्स रिमूव करवाई, यहाँ पे जो फिल्थ डिपोज बने हुए थे उनको यहां से हटवाया, और यहाँ पे कितनी घास, कितने पौधे जो है इंटरनेशनल उसकी सपोर्ट के साथ लगे हैं। तो हम अपनी पुरखों की ये सारी की सारी चीजें भी तो हमने महफूज करनी है। इंसानों के साथ साथ ये जरूरी है। आप देखिए कि ताजमहल आगरा, उसके अंदर अब जो गाड़ियां चलती हैं वो बैटरी ऑपरेटेड हैं। उस पूरे शहर के अंदर उन्होंने कोई बस, कोई सीएनजी वाली बस, कोई डीजल वाली बस नहीं रहने दी कि उन्होंने उसकी हिफाजत करनी थी। तो ये तो ओवरऑल तमाम महकमों को अपनी ड्यूटियां अदा करनी है, जो कि वो नहीं कर रहे। ताजमहल के तो कितनी सराउंडिंग्स में उन्होंने गाड़ियों का दाखिला मना कर दिया है, क्योंकि उनका वो जो व्हाइट का कलर है वो फेड हो रहा था। फौरन रिसर्च आती है, फौरन इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, वहां पे विल मौजूद है सर। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बात करने के लिए कुछ और होता है, और जब अमल का मैदान आता है तो फिर हम अपने जाती मफादात को तरजीह देते हैं कौमी मफादात के ऊपर। ये डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि अब तो स्मोग आ गई है, ना सिर्फ लाहौर में, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि मुल्तान में भी थी, कराची में भी इसका कुछ इफेक्ट हुआ है। अलॉन्ग विद दिस ये जो बेल्ट है हमारी जा रही है पोटोहार की साइड, इधर भी कुछ इफेक्ट हुआ है। तो आप डॉक्टर साहब बताएं कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए। देखिए, एक तो पहले मैं इसी कंटिन्यूएशन में जो माहौल बना हुआ है जी जी कि आज से 2 साल पहले जब इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा इमिनेंट हुआ, उस वक्त हमारी तवक्को ये थी कि हुकूमत वक्त इसको बड़ा सीरियसली लेगी, और हमने उस वक्त मुतालबा किया था अपने प्लेटफॉर्म से कि इसको बाकायदा आप निसाब का हिस्सा बना दें। अच्छा। ताकि बच्चे जो हैं वहां से माशरे की इस्तवारी शुरू होती है। अगर उनको पहले दिन से ये बता दिया जाएगा कि ये पोल्यूशन है और ये जौन सा स्मोक है और ये स्मोक है, हम ये समझते हैं कि हमने एज ए गवर्नमेंट जो लैक देखा है उसका एक ही बुनियादी वजह है कि लोग जौन सा ना जाती मनफियत को अपनी कौमी मनफियत पे नहीं तरजीह देते, और ये सारा उसी का फिनोमेना है कि इस वक्त हम बहैसियत शहरी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, हम इस वक्त बहैसियत राया एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो हुक्मरान तबका है उनको तो हमारी इन तमाम चीजों से एज सच कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। उन्होंने अगर यहाँ पर कोई चीजें अपने रहने के लिए या लॉन्ग टर्म में रखी हो तो फिर तो वो ये सारी चीजों को ध्यान में लेंगे, या उनको कोई इंसानी जिंदगी का बाकी कोई एहसास होगा। हमें इस वक्त इंफरादी तौर पे ही सोचना होगा, और जो आप इस वक्त पर्टिनेंट क्वेश्चन आपका है मैं उसी को आप करता हूँ कि जब ऐसी विजिबिलिटी हो जाए कि हम कहते हैं 10 से 15 मीटर तक नजर आना बंद हो जाए, तो हम कहते हैं कि इसकी रेशो खतरनाक हद तक चली गई है। और इसके अंदर जो इस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड है वो यूजुअली हायर उसमें होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो जैसे कि व्यूअर्स को बताना चाहिए कि ये जहरीली गैस है, ये लीथल है, जानलेवा। इसी तरह हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, इसी हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये तीनों जो हैं एक जहरीली गैसें, और इनका कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस वक्त। जो हम अगर इसका एनालिसिस करें, मैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऐसा होगा, बढ़ गया तो फिर हमारे बड़ा है। इन तमाम जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, और जो हमने कहा कि हम बैलेंस आउट हो गए, कि जो नेचुरल बैलेंस था वो एग्जॉस्ट हो गया। हमने अपनी जितनी भी एजेंसीज किसी भी एक एक्सचेकर में आलमी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए या हम उनके सिग्नेटरी होते हुए यहाँ पे हमने उनकी तश्कील दी, वो कागजों की हद तक होगी, या अपने अजीज़ों अकारब को या अपनी पार्टी के लोगों को नवाजने के लिए वहाँ उनकी मुलाजमतों का सूरत हो गई। हालांकि ये समझते हैं कि ये कौमी एक फरीजा है और ये कौमी जिम्मेदारी है अगर हमने इसको लिया है। और मैं एक ही लफ्ज बार बार दोहराता हूँ कि जो लोग भी इन एजेंसीज के तवस्सुस से
कहीं पे भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको ये सोचना होगा कि हमारे आने वाली नस्लों ने यहाँ रहना, उनके बच्चों ने यहाँ रहना, उनके बहन भाइयों ने रहना, उनके माँ बाप अगर वो प्यार करते हैं उनसे किसी हवाले से भी, उनके दोस्तों ने रहना। वो ये सारी चीजें वो आगे लेकर चलें कि जितने कवानीन बन चुके हैं उसको फॉर द सेक ऑफ दिस नेशन एक्सरसाइज करें। वो कवानीन इतने काफी हैं, मैंने उनको पढ़ा है, मैं गो थ्रू किया मैंने, कि वो इतने काफी हैं कि अगर इस शहर में हमारी ट्रांसपोर्ट वाले यही तय कर लें कि हमने जिस गाड़ी के एमिशंस में धुआं विजिबल नजर आ रहा है वो टेस्ट कैसे पास सर, ये तो स्टेट करेगी ना। मैं कह रही हूँ कि आप बताएं कि जो इन्फेक्ट हो गए हैं लोग, इन्फेक्ट हो गए, वो तो बहुत सिंपल से सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि अगर जो भी हमारे सेंसिटिव पेशेंट है, जैसे एस्थमेटिक्स हैं या जिनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई इन्फेक्शन है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को बता दें, हम चाहेंगे जिस दिन ये कैफियत हो जिसको मैंने कहा कि 10 से 15 मीटर तक हमें कहते हैं कि नजर आना मुश्किल हो गया, उस दिन कोशिश करें कि वो घरों से बाहर ना निकले और उनको हम ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स दें ताकि वो अपना सर्कुलेटरी बैलेंस जॉनसन उसको मेंटेन कर सके। और हम फ्रीक्वेंटली, अगर हम कन्वीनियंट है, हमारे पास अच्छा पानी दस्तयाब है, फ्रेश वाटर जिसे हम कहते हैं, टैंकी का ना हो, हम उससे आंखों को धोते रहें। और उसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो लोग एस्थमेटिक हैं वो अपने साथ एज एमरजेंसी किट के तौर पे ज्यादा मिकदार में इनहेलर रखें ताकि किसी उस खतरनाक सूरत हाल में, और सबसे जो सेफ है कि हम अपने घर के किसी एक कमरे को हम कंपाउंड कर लें, कि हम कहें कि बाहर का जो इफेक्ट है वो अंदर ना आए और अंदर का इफेक्ट बाहर ना जाए, टिल द टाइम कि ये फिल्टर आउट ना हो। अब देखें ऐसे होने लग जाए तो लोग तो दफ्तर ही नहीं जा सकेंगे। देखें ये मैंने कहा कि जो सेंसिटिव पेशेंट है उनके लिए तो ये लाजम है। इंसानी जिंदगी बहुत मुकद्दम है, जिंदा रहेगा तो फिर वो दफ्तर जाएगा। अगर दफ्तर जाना जान से जाने का मरहम फैलता है फिर तो नहीं हमें जाना चाहिए ना। बच्चों के लिए तो खास तौर पे मैं कहूंगा कि जो खास तौर पे 8-10 साल की उम्र तक के बच्चे हैं उनके लिए पेरेंट्स को खुद से देखना चाहिए। साहब आप बताएं, एहसास की सूली पे लटक जाता हूँ अक्सर, आपकी पोइट्री भी है, आप जो जाते हैं लम्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपने स्मोक के सिलसिले में कोई उनको जो है वो ब्रीफिंग दी कि इसको हम कैसे जो है इससे निपटा जाए, बच्चे जो है वो क्या मतलब समथिंग न्यू दैट यू कैन ऐड? मैं पॉजिटिव साइड के ऊपर एक बात आपको बताऊं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर एनवायरमेंटल लॉ में मास्टर्स हो रही है। यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक फुल फ्लैज शोबा इसके लिए है। काफ़ी सारे नए बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरिट तो है नहीं, जो लोग क्वालिफाई करके आते हैं उनके लिए जॉब नहीं है, और यहाँ पे रिश्तेदारों को और अकरबा परवरी है। तो जैसे बाकी सारे शोबों में है उसमें भी यही प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कि ये जो नई नस्ल है वो बहुत बेहतर है मेरी नस्ल, और इससे पहले हमने उनको अच्छा पाकिस्तान ने दिया। उनको प्लीज मेरिट के ऊपर इन्वॉल्व करें, वो इन सारे के सारे इश्यूज को जानते हैं और सीरियस डिबेट वहां पे होती है। लम्स के अंदर 2 दफा फुल ओपन हाउस के अंदर डॉक्टर परवेज हसन के अंडर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर एनवायरमेंटल लॉ के ऊपर ही डिबेट हुई है, और ये जो नहर के ऊपर ये सारी की सारी जो आपने इसको वाइडन किया है इसके ऊपर डिबेट हुई। सिविल सोसाइटी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और ये बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह का अच्छा काम हो रहा है। प्रॉब्लम लाइज विद द पीपल, वो जो नस्ल दर नस्ल अपने मामे चाचे को ही सिर्फ नौकरी देनी है, अपने जो मंजूर नजर लोग हैं उनको पॉलिटिकली अपॉइंट करना है। तो जब इसी तरह मसला चलता रहेगा और मेरिट नहीं आएगा तो हम हर शोबे में खराब होंगे। इसमें भी नहीं, देखिए जो रोड वाइडनिंग आपने कहा जरूर होनी चाहिए, नीड ऑफ द टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो जरूरत है जिस तरह से वो करना चाहिए, लेकिन जो वहां पे दरख्त काटे गए हैं उनकी रिप्लेसमेंट के लिए क्या? लेकिन इसके साथ साथ बात यह है कि ट्रैफिक सेंस भी लोगों को होनी चाहिए। ये यूरोप के अंदर सड़कें कोई इससे ज्यादा चौड़ी नहीं है। प्रॉब्लम तो यह है कि यहाँ पे किसी को लाइसेंस देने से पहले नहीं सिखाया गया, उसकी तरबियत कोई नहीं की गई। चालान जो है वो जरूर पुलिस वाला खड़ा हुआ किसी बंदे का कर लेता है, लेकिन मुझे बताइए कि जैसे ही उससे आगे आते हैं, आप मोटरसाइकिल वालों ने जितनी जिंदगी प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा जो डेथ हो रही है वो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों की हो रही है। तो लोगों के यंग बच्चे मर रहे हैं, हम तो तरबियत देते नहीं। और ये जो स्मोक है इसका भी साइड इफेक्ट ये है कि आप देखें कि अभी तक मेरा ख्याल है कोई 25 के करीब डेथ्स जो हैं वो ट्रैफिक के अंदर भी हो चुकी हुई है। तो ये सारी चीजें जो हैं
ये साथ साथ चलती है। और ये हम सिर्फ गवर्नमेंट पे भी नहीं छोड़ सकते, हमें जिम्मेदारी लेनी है, अपने घरों में लेनी है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लेनी है, अपने सोसाइटीज में लेनी है, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम मिलकर ये काम करेंगे तो फिर ही होगा। और मीडिया का एक रोल और है, ये आप प्रोग्राम कर रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज इसके ऊपर कोई ड्रामे वगैरह भी बनाए, कोई इस तरह की मूवीज भी बनाए जिससे इनडायरेक्टली लोगों को अवेयरनेस हो। ये इशू है, इमरजेंसी की तरह आपने पहले कहा था, इसको इमरजेंसी की तरह टेक अप करना चाहिए, क्योंकि कवानीन की मौजूदगी कवानीन के जरिए मसाइल को हल की तरफ राग़ब नहीं करती। कवानीन से आगही और मकासद जो कवानीन का है उसका बयान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कानून को किसी तरीके से ज़िंदगी में ला सकें। और हमारी आपसे जो दरख्वास्त है ख़ास तौर पे इस सारे हवाले से, वो यही है कि पब्लिक अवेयरनेस को हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने का मौका देना चाहिए। और लोगों के अंदर जब ये शऊर आ जाएगा कि ये उनके एनवायरमेंटल राइट्स हैं, तो फिर वो आवाज़ बुलंद करेंगे और आने वाले वक्त को पहले समझ सकेंगे। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैडम उस्मा गिलानी का, ज़फ़र कलानौरी साहब का और डॉक्टर एजाज चौधरी साहब का। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्मोक तो अब आ गई है, उसने लाहौर के साथ साथ बाकी शहरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। स्टेट इस वक्त अपना कोई काम करे ना करे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपने जो हाइजीन है उसको प्रॉपर रखें, ज़्यादा पानी पिएं, चेहरे पे मास्क लगाएं, आंखों में अगर मिर्चें लग रही हैं तो ठंडे पानी से उनको धोएं, और जितना अपना आउटसाइड एक्सपोजर है उसको लिमिटेड कर लें। और कोशिश करें कि अपने साथ साथ अपने बच्चों और पेरेंट्स के नाम का एक पौधा हमेशा सीज़न में लगाइए। ये ना सिर्फ आपके लिए होगा बल्कि आपकी अगली जनरेशन के लिए भी होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारा कल का प्रोग्राम नैब इश्यूज़ के साथ होगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स और लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट हो रही है नैब की, उसका होगा। नाहिद बे को इजाज़त दीजिए। सी यू टुमारो।